नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट। आर्य समाज 150 वर्ष, परंपरा, समाज और भविष्य। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी मुहिम की जिसने 1875 में शुरू होकर आज तक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक परिदृश्य को छुआ है। आर्य समाज की 150 वर्ष की यात्रा सिर्फ किसी संगठन का इतिहास नहीं, बल्कि एक विचार का सतत प्रवाह है। एक ऐसा विचार जिसने समाज में चेतना जगाई, अंधविश्वास को चुनौती दी और शिक्षा, समानता और आत्मनिर्भरता को जन आंदोलन बनाया। 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से आर्य समाज ने वेदों की ओर वापसी, सामाजिक सुधार, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे एजेंडे को उठाया था। आज दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में विश्व शांति और आध्यात्मिक जागृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की समाज सेवा के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सामाजिक सुधार के एजेंडे, नारी शिक्षा, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण की भूमिका में आर्य समाज के योगदान को सराहा और युवाओं से आग्रह किया कि वो इस विचारधारा को आत्मसात करें। हमारे वेदों का वाक्य है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, उसे श्रेष्ठ विचारों की ओर लेकर के जाएं। स्वामी दयानंद जी ने इसी वेद वाक्य को आर्य समाज का ध्येय वाक्य बनाया। आज यही वेद वाक्य भारत की विकास यात्रा का मूल मंत्र भी है। भारत के विकास से विश्व का कल्याण, भारत की समृद्धि से मानवता की सेवा, देश इसी विजन पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक प्रमुख ग्लोबल वॉइस बन चुका है। जिस तरह स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया था, उसी तरह आज भारत वैदिक जीवन पद्धति और आदर्शों की ओर लौटने की बात ग्लोबल स्टेज पर कर रहा है। इसके लिए हमने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। पूरे विश्व से इसे सपोर्ट मिल रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड विजन के जरिए हम क्लीन एनर्जी को भी एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल रहे हैं। तो आज जब देश नए आयाम ले रहा है और युवा शक्ति बदलते समय के साथ खड़ी है, हम बात करेंगे आर्य समाज की 150 वर्ष की यात्रा, योगदान और प्रासंगिकता पर, और आने वाले दशकों में इसकी दिशा क्या हो सकती है। हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान आज चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDAV कॉलेज इवनिंग के प्रधानाचार्य प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के साहित्य संपादक आचार्य अनिल शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर गुप्ता, आपके साथ मैं शुरू करूंगी और पहले बेसिक से हम शुरुआत करें। बैक टू द वेदास, ये नारा 1875 में क्रांतिकारी सोच था। आपकी दृष्टि में उस ऐतिहासिक क्षण में आर्य समाज की स्थापना क्यों हुई और इसका मूल दर्शन क्या था? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं बात शुरू करता हूं कि यदि जैसे कोई भी वृक्ष है, उसको यदि हमें पल्लवित पोषित करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि उसकी जड़ों को सींचा जाए, ना कि उसकी टहनियों और पत्तों को यदि पानी दिया जाए तो वो फल जो वृक्ष है वो नहीं फलेगा फूलेगा। इसी प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने कहा कि यदि हमें भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को आगे बढ़ाना है और उसे अपनी जो स्वयं की दृष्टि है उसको देखना है, तो हमें वैदिक ज्ञान की तरफ लौटना पड़ेगा। और वैदिक ज्ञान यानी कोई अंधकार वाला युग नहीं, वह युग जो कि बहुत ही स्वर्णिम युग था। हमारे जो 4 वेद हैं, उन वेदों की तरफ हम लौटें, और उनकी तरफ लौटने का मतलब है कि उसके अंदर जो ज्ञान विज्ञान है, मैं दोनों शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ज्ञान भी विज्ञान भी,
ज्ञान यानी नॉलेज, विज्ञान यानी साइंस। दोनों चीजें हमारी इन चारों वेदों में हैं। उनको यदि हम अपनाएंगे तो जितनी भी कुरीतियों की बात भी आपने अभी प्रारंभिक वक्तव्य में की, तो वो कुरीतियां भी अपने आप दूर होंगी। इस विचार के साथ, इस सोच के साथ यह आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद स्वामी जी ने की। बिल्कुल। और आचार्य शास्त्री जी, 2025 में आर्य समाज ने 150वां वर्ष माना है। इसे हम 150वें वर्ष के तौर पर मना रहे हैं। इस 150 साल की जो उपलब्धि है और साथ ही जो ये यात्रा है, इसका विश्लेषण आप किस तरह से कर रहे हैं? मुख्य मील के पत्थर आप कौन से मानते हैं इस यात्रा के दौरान? जी धन्यवाद। राष्ट्र एवं मानव सेवा को समर्पित आर्य समाज के 150 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा, और इस यात्रा में अगर हम देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये यात्रा वहां से प्रारंभ हुई, जो कि आज पूरे भारत और विश्व के अंदर 15,000 संस्थाएं जो राष्ट्र और मानव सेवा के कार्य कर रही है, उनमें 10,000 के करीब आर्य समाज मंदिर या केंद्र कहिए, जहां से मानव सेवा के कार्य लगातार किए जाते हैं। उसके साथ में 2,500 के करीब जो शिक्षण संस्थाएं हैं डीएवी के साथ मिला करके, और उसके साथ में 400 गुरुकुल जो आवासीय गुरुकुल हैं, उसके साथ में आदिवासी क्षेत्रों में हमारी बालवाड़ियां और विद्यालय चलते हैं, जहां पर युवाओं का निर्माण किया जाता है। उनको केवल वही शिक्षा नहीं दी जाती जिससे जीविकोपार्जन होता है, उनको वह शिक्षा भी दी जाती है जो वैदिक वाङ्मय पर आधारित है, जिनमें दर्शन है, उपनिषद हैं, और सारी जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है, जो ज्ञान संपदा है, वो सब उनको सिखाई जाती है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से उनको सबल बनाया जाता है। उन्हें सिर उठा करके जीवन जीने का तरीका बताया जाता है। तो हर तरह से हर आयु वर्ग के लोगों को आर्य समाज लगातार आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करता रहा है और करता रहेगा और कर रहा है। बिल्कुल। और एक तरह से प्रोफेसर गुप्ता, अगर देखें तो कहा गया है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ब्रदर्स। एक वैश्विक विचार है ये, जो आर्य समाज की विचारधारा में है। तो प्रोफेसर गुप्ता, विचारधारा का ये जो पहलू है, वो सामाजिक समस्याएं जो तमाम रही हैं, जैसे जाति भेद, अस्पृश्यता, इसके प्रति कैसे काम करता है ये विचार? आर्य समाज प्रारंभ से ही इस बात को मानता है कि जो एक हम सभी जानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, इस विचार को लेकर चलता है कि यह जो पूरी वसुधा है, पृथ्वी है, संसार है, दुनिया है, यह पूरा एक परिवार है। यदि परिवार है तो उस परिवार के सभी सदस्य हैं, इस दुनिया में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी इंसान। जब सभी परिवार के सदस्य हैं तो आपस में किस प्रकार का भेदभाव, किस प्रकार की छुआछूत, किस प्रकार की ऊंच नीच, यह संभव ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज का जो प्रारंभ में भी मैंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित हुआ, आर्य समाज का यह भरपूर सफल प्रयास रहा है और है कि जो समाज है, चाहे भारतवर्ष का समाज हो या बाहर का समाज हो, उसमें एक रूपता इस नाते आए कि सभी व्यक्ति इंसान के नाते वो बराबर हैं। उनमें किसी प्रकार की छुआछूत, अस्पृश्यता और इस प्रकार की बातों का कोई स्थान ही नहीं है। इस वैश्विक विचार के साथ के कारण ही हम देखते हैं कि आज आर्य समाज केवल भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के लगभग सभी देशों में उनकी शाखाएं और उनका प्रचार प्रसार उपस्थित है। तो यह एक वैश्विक विचार है, एक व्यापक विचार है और एक खुला विचार है, जिसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेंस भी पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। ठीक है। और सबसे बड़ी जो चुनौती प्रोफेसर गुप्ता और आचार्य शास्त्री जी, सबसे बड़ी बात है कि युवा किस तरह से इन प्रेरणाओं को, इन सीखों को आगे लेकर जाते हैं और युवाओं को इस विचारधारा से जोड़े रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ा अवसर भी है। आचार्य जी, युवा मंच में आर्य समाज ने सक्रिय भागीदारी लगातार देखी है। युवा मंच कार्यक्रम तमाम हम आयोजित होते देखते हैं, मुंबई में भी आयोजित हुआ था।
आचार्य जी, आज का जो युवा वर्ग है उसे जोड़ने के लिए आर्य समाज ने क्या किया है या क्या करा जा सकता है? अब किस तरह से बदलते समय के साथ नए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं? आर्य समाज का जो युवा विंग है वो सार्वदेशिक आर्य वीर दल है, और सार्वदेशिक आर्य वीर दल के माध्यम से जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि एक वैचारिक क्रांति आर्य समाज लगातार आगे बढ़ा रहा है। युवाओं को, युवा का मतलब है, अगर शब्द को उल्टा किया जाए तो वायु, हवा को सही गति देने का और सही दिशा देने का जो कार्य है, यानी युवाओं को आर्य समाज लगातार कर रहा है। इसके लिए आर्य समाज की जो विशेष कार्यक्रम है उनमें लगातार जितने भी हमारे 10,000 केंद्र हैं, जो आर्य समाज मंदिर हैं, वहां पर प्रतिदिन सुबह शाम शाखा लगती है, और उन शाखाओं में उनको शारीरिक व्यायाम और मानसिक और बौद्धिक रूप से सबल बनाने के लिए वही विचार दिए जाते हैं और समझाया जाता है कि हम उन वीरों की संतान हैं, उन महापुरुषों की संतान हैं जिससे पाप और पापी थरथर कांपा करते थे, जो देश धर्म और संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति देते थे। ऐसे महापुरुषों की संतान होने के बाद में हमें हर रूप में, हर तरह से सबल होना होगा। अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए कभी भी किसी भी स्थिति में सामना करने के लिए, हर चुनौती के लिए सजग रहना होगा। तो इस काम को लगातार आर्य समाज कर रहा है, और विशेष रूप से जो आदिवासी क्षेत्रों में जो नक्सलवाद वाली जो समस्या है, वहां पर भी आर्य समाज बहुत सार्थकता के साथ, सकारात्मकता के साथ लगातार कार्य कर रहा है। वहां पर भी नौजवानों को वैचारिक क्रांति शिविर लगाए जाते हैं, हमारे गर्मियों में, दिल्ली में भी लगाए जाते हैं। तो बड़े स्तर पर आर्य समाज युवा शक्ति को उस तरफ ले जाना चाहता है जो मानव कल्याण और विश्व शांति के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। और जब हम शिक्षा को लेकर बात करें प्रोफेसर गुप्ता खास तौर से, तो आर्य समाज ने आधुनिक शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से विद्या दृष्टि को भी आगे बढ़ाया है। तो वैदिक प्लस जब मॉडर्न शिक्षा मॉडल की बात करते हैं आज की शिक्षा परिदृश्य में, तो आप कैसे देखते हैं जो वैदिक शिक्षा है उसका कैसा महत्व है, या किस तरह से उन वैल्यूज़ को हम आज की शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं खासतौर से युवाओं में? दोनों चीज़ों का महत्व है। हमें अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना है और साथ ही साथ जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको भी इनकार नहीं करना है, जिसे हम कहते हैं आइडियल ब्लेंड ऑफ टू। और यही आर्य समाज के द्वारा प्रारंभ किया गया, जब शिक्षा क्षेत्र में मैं तो कहता हूँ एक बहुत बड़ी क्रांति की। महात्मा हंसराज जी ने डीएवी संस्था की स्थापना की, जिसका भी आचार्य जी भी वर्णन कर रहे थे। आज देश भर में हजारों संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं आर्य समाज के द्वारा, डीएवी संस्था के द्वारा चलती हैं। और आज जो वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं अपने पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, उनके डायनेमिक लीडरशिप में यह संस्थाएं बहुत आगे, प्रभावित रूप से बहुत ही आगे प्रोग्रेस कर रही हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। और यह शिक्षा केवल एक मैकेनिकल या टेक्निकल शिक्षा ही नहीं है, बल्कि एक वैल्यू एडिशन भी इन संस्थाओं में दी जाती है। उनके अंदर संस्कार भी दिए जाते हैं, जिससे बच्चा जब उस स्कूल या कॉलेज से पढ़ने के बाद बाहर निकले तो वह एक भारतवर्ष देश का एक बहुत जिम्मेदार नागरिक बने, और वह व्यक्तिगत जीवन में भी उन वैल्यूज को कैरी करे, उन वैल्यूज को का आचरण करे। स्वामी जी ने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि केवल विचार सुनने के लिए और भाषण के लिए नहीं है, उस विचार को हमें अपने आचरण में भी लाना है। आचरण पर उनका बहुत अधिक जोर था। तो मैं समझता हूं कि यह जो शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान है, यह अतुलनीय है और अवर्णनीय है। बहुत बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज के माध्यम से हो रहा है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो युवा की बात अभी हुई थी, तो युवा आज के संदर्भ में कई बार हमें लगता है कि युवा वेस्टर्न वैल्यूज और उस लाइफ स्टाइल में ज्यादा जा रहा है। कई बार
हमें फैमिली वैल्यूज़ के बारे में भी कुछ ऐसे सुनने को मिलता है, लिव इन रिलेशंस की बात होती है। इन सब के बारे में मेरा ये व्यक्तिगत रूप से भी मानना है कि यदि इनका एक ही सॉल्यूशन यदि हमें देखना है, समझना है, तो वो सॉल्यूशन है हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना, वैदिक विचार को अपनाना और उसके अनुसार आचरण करना, आधुनिक तकनीक को निभाते हुए। उसके उससे कोई विरोध नहीं है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा, दोनों का एक आदर्श मिश्रण, जो बाहर से अच्छा है उसको ग्रहण करना, जो पुराना अपना अच्छा है उसको भी नहीं नकारना, उसको भी स्वीकार करना, दोनों को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से युवा वर्ग भी एक बहुत अच्छी दिशा ग्रहण करेगा और भारतवर्ष पुनः सोने की चिड़िया और एक विकसित भारत बन पाएगा। बिल्कुल। और एक तरह से शास्त्री जी, जो आर्य समाज है उसका धार्मिक दृष्टिकोण मूर्ति पूजा त्याग पर आधारित है। इस दृष्टिकोण का आज के धार्मिक परिवर्तनशील भारत में क्या अर्थ है, इसे आप कैसे समझाएंगे? देखिए, अगर हम इस पर गहराई से चिंतन किया जाए तो वैदिक कालीन युग की अगर कल्पना करें और उस परिदृश्य में देखें तो 4 वेद ही मनुष्य मात्र के लिए धर्म का आधार थे। और उस समय स्थिति ऐसी थी जैसे यमुनोत्री और गंगोत्री, वहां पर जाकर के देखें तो वहां जो यमुनोत्री का उद्गम स्थल है, जहां से यमुनोत्री प्रकट हो रही है, तो बिल्कुल जल 100% वहां से शुद्ध पवित्र होता है, अपने स्वरूप में होता है। गंगा का भी गंगोत्री से ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है मैदानी इलाके में, तो वैसे वैसे उसमें नदियां, नाले और केमिकल युक्त पानी मिलता जाता है, जो आगे आते आते वो मलिन होता जाता है। ऐसे ही वैदिक कालीन युग का मतलब है 1,97,26,26,00,000 और इस तरह से 126 वर्ष हुए हैं। तो ये जो गणना मैं बता रहा हूँ 1,97,00,000 और जो भी मैंने गणना बताई, तब ये युग जो था वैदिक कालीन युग, ना कोई किसी तरह का वैमनस्य था, न कोई किसी तरह का भेदभाव था, न कोई किसी तरह का और दूसरी विसंगतियां थी, एक ही धर्म था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो तरह तरह के मतांतर बनते गए। धर्म तो एक ही है, वैदिक धर्म, लेकिन ये जो पूजा और प्रार्थना के नाम पे पद्धतियों में जो विसंगतियां आई हैं, उनको अगर आप देखें तो आज का युवा हो या स्त्री पुरुष हो या बच्चे हो, जो पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा को वो इस तरह से करते हैं अगर एक मंदिर के अंदर 4 मूर्तियां हैं, अब उनके मन में ये भाव आता है कि पहले किस मूर्ति की पूजा करूं। अगर कहीं इस मूर्ति की पूजा करूं तो कहीं वो देव नाराज ना हो जाए, इस देव की पूजा करूं तो कोई वो मूर्ति नाराज ना हो जाए। जबकि पूजा का अर्थ है प्रशंसा, निडर होना, निर्भय होना, अभय होना। एक मंत्र भी आता है, अभयम मित्रा तभयम मित्रा जाता दभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दीवाना सर्व आशा मम मित्रम भवंतु, जिसमें प्रार्थना की जाती है कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से हम अभय हों। तो मूर्ति पूजा का तरीका ये है कि जो चित्र हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो महापुरुषों के चित्र हैं, चाहे राम है, कृष्ण है, सबको हमें अपने घर में सजाना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन केवल उनको हम जो नैवेद्य वाली पूजा करते हैं वही नहीं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए अपने जीवन में। हम उन महापुरुषों की संतान हैं, इस तरह से अगर पूजा करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल उनको उस तरह से पूजना, डर डर के पूजना, ये करना वो करना, आजकल तो बच्चे यहाँ तक करते हैं कि ऐसे हाथ लगाते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं और हो गई पूजा। तो ये वाली जो है परंपरा, ये उचित नहीं है। हमें अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनको हम भगवान मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और जितने भी अनेक महापुरुष हुए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज यही चाहता है, और इसलिए महर्षि दयानंद ने उद्घोष किया था कि आओ लौट चलें वेदों की ओर। वेदों के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और प्रोफेसर गुप्ता, ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो हमारा वेदों का ज्ञान है उसे हम सरल से सरल भाषा में अगर आगे नहीं पहुंचाएंगे तो वो कहीं लुप्त ना हो जाए, खो ना जाए। तो आज का जो युवा वर्ग है, हम जान रहे हैं जेन ज़ी, मिलेनियल्स, इनके बीच सामाजिक सुधार, धर्म संदेश, सेवा मनोभाव के प्रति आपको क्या लग रहा है अभी कितना ये युवा वर्ग कितना जागरूक है, या कैसे हम जो वेदों के संदेश हैं वो सरल भाषा में और अच्छे से युवाओं तक पहुंचा सकते हैं?
क्या चुनौतियां हैं इस राह में अभी? चुनौती है, और यह केवल वेदों के विषय में नहीं, हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिनमें ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, उन सभी को आज के संदर्भ में, आज की पीढ़ी के सामने लाने की बहुत आवश्यकता है। और हमें सभी को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आर्य समाज के द्वारा भी, दूसरी संस्थाओं के द्वारा भी, और वर्तमान में भारतीय सरकार के द्वारा भी इस प्रकार के बहुत ही सफल और सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं कि यह जो हमारी ज्ञान संपदा है वह आधुनिक जो वर्तमान पीढ़ी है उसके सामने, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वहां पर उनके सामने प्रस्तुत की जाए। IKS ये नाम हम सभी ने आजकल एक शिक्षा क्षेत्र में सुना होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हिंदी में उसे भारतीय ज्ञान परंपरा बोला जाता है, भारतीय ज्ञान संपदा बोला जाता है। तो ये ज्ञान संपदा वही है जो हमारे वेदों में और अपने अलग अलग शास्त्रों में वर्णित है, और वास्तव में यह मौलिक ज्ञान है। और यह इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे पूर्वज कोई अशिक्षित नहीं थे, कोई जो उसके अंदर ज्ञान भरा है और जो ऋचाएं लिखी गई हैं वो कोई, जैसे विदेशी लोग हमारी आलोचना करते समय कहते हैं कि ये तो ग्वालों के गीत थे, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि यह बहुत साइंटिफिक तरीके से लिखी गई बातें हैं, और उनको वर्तमान रूप में, वर्तमान पीढ़ी के सामने, वर्तमान समाज के सामने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए बहुत बहुत सार्थक प्रयास अलग अलग स्तर पर हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल कॉलेज में दे रहे हैं, वहाँ पर भी भारतीय ज्ञान संपदा के नाम पर के आधार पर यह जानकारी नए बच्चों को दी जा रही है। अभी NEP 2020 जो नया हमारा शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो भारतीय संस्कृति की पुरातन जो विशेषताएं हैं और उसकी जो वैज्ञानिकता है, वह सब नए बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, उनकी जानकारी में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्तमान का जो भी ज्ञान है वह सब विदेशों से आया है, विदेशियों के द्वारा आया है, बल्कि हमारे यहाँ भी बहुत मनीषी, महर्षि, संत, महापुरुष, वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने वह सब ज्ञान हमें दिया है। केवल उसको आज के संदर्भ में रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, और वह काम हो रहा है। बिल्कुल। और आचार्य जी, शिक्षा, सेवा, समाज उत्थान, ये आर्य समाज की 3 मुखी एक तरह से रणनीति हम कह सकते हैं। अब 150 वर्ष की उपलब्धि हो चुकी है, अब अगले 50 वर्ष तय करने हैं। आपकी नज़र में अगले 50 वर्षों की रणनीति अगर बनाई जाए तो उसमें युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, और आर्य समाज को आपको क्या लग रहा है फिलहाल किन किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा, आगे की दिशा क्या है? भी आपको मैं एक बात अवश्य बताना चाहूंगा इस अवसर पर कि 12 फरवरी 2023 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये जो हम 150वां और 200वीं जयंती को मिलाकर के 2 वर्षीय आयोजनों का उद्घाटन किया था। और आज उन्होंने इस समापन समारोह का उद्घाटन किया। और इस समय जो देश और विश्व के सामने चुनौतियां हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती जो अभी दिखाई दे रही है वो ये है कि हमारे परिवार अब छोटे होते जा रहे हैं। तो जो जनसंख्या असंतुलन वाली स्थिति है, उसके लिए आर्य समाज ने एक आंदोलन चलाया है कि जो युवा पीढ़ी है, यहाँ पर नो चाइल्ड फैमिली और फ्री चाइल्ड फैमिली जो इस तरह के उद्घोष किए जा रहे हैं, तो उसके जवाब में हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं लगातार, जिसके लिए हमने लिटरेचर भी लिखा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो हमारा युवा इस समय नशे की गिरफ्त में आ रहा है, अब इस पर विचार अगर किया जाए तो युवा दोषी है या फिर दूसरी समस्याएं हैं। युवा को जानबूझ करके इस नशे में गिराया जा रहा है, घेरा जा रहा है जी। हम युवाओं को जागृत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी विडंबना है, आर्य समाज
इस बात के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है, क्योंकि हमारा देश अभी भी कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर जो अन्न उत्पन्न किया जाता है वो बहुत सारी आपूर्ति करता है। 140 करोड़ तो हम ही हैं। तो कहने का मतलब प्राकृतिक खेती के लिए भी हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और आगे भविष्य में करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वैदिक धर्म, संस्कृति और संस्कारों का प्रचार प्रसार करना, ये हमारे प्रमुख एजेंडे में है आर्य समाज के। तो इस तरह से लेकर के हम हर उस बात के दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, दूसरी सबसे बड़ी समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख समस्याओं में अंधविश्वास जी, अंधविश्वास एक इतनी बड़ी समस्या है कि आप देखिए कि लोगों ने समाज की नब्ज को पकड़ा हुआ है। सुबह को उठते ही आप देखें टीवी चैनल्स पर सब भाग्य विधाता सामने आ जाते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और धर्म के नाम पर दो चीजें विशेष रूप से चल रही है, एक प्रलोभन और एक डर बिल्कुल दिखाया जाता है लोगों को। ठीक। तो हम अंधविश्वास के निवारण के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और करेंगे। और भविष्य में जो 150 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है, अगर हम इसको ऐसा देखें कि हमारे लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और आत्म अवलोकन का अवसर है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें ये समस्याएं सभी। तो भविष्य का जो हमारे आंदोलन है उसमें सबसे पहला है, अभी जैसे मैंने बताया कि परिवारों की वृद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो जनसंख्या असंतुलन है उसको ठीक करना है, अंधविश्वास और नशे से युवाओं को बचाना है। बिल्कुल। और समय क्योंकि यही पूरा हो गया है, प्रोफेसर गुप्ता, आचार्य अनिल शास्त्री जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आज जब हम 21वीं सदी के भारत की ओर देख रहे हैं, जहां विज्ञान, तकनीक, परंपरा तीनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहां आर्य समाज की सोच पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संदेश में भी यही भाव झलका कि भारत की युवा शक्ति जब वैदिक मूल्यों और आधुनिक दृष्टि के संगम पर खड़ी होती है तो समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आर्य समाज ने 150 वर्षों में जो अलख जगाई वो केवल धर्म या दर्शन की नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की थी। एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल एंड एम्पावरमेंट थ्रू ट्रूथ। और आर्य समाज और इससे जुड़ा आंदोलन न केवल भारत को बल्कि पूरी मानवता को दिशा दे सकता है। आने वाले वर्षों में जब भारत विकसित भारत एक्ट 2047 की ओर बढ़ेगा, तब आर्य समाज का प्रकाश पथ हमें सतत प्रेरणा देता रहेगा। इनसाइट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।